नमस्कार मित्रों, रेड ओवरग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। आपने सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए ओपन टेंडर देने का फैसला किया है। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने ओपन टेंडर फ्लोट किए, लेकिन इस बार थोड़ी अर्जेंसी है। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन्स की नफरी कम हो रही है, संख्या गिरती जा रही है, ये चिंता का विषय है। तो इस बार मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या MRFA खरीदने का फैसला किया गया है। इससे पहले इसी जहाज को कहते थे मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या MMRCA। कालांतर में इसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाने लगा, MRCA। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में फ़र्क क्या होता है, ये जानने के लिए हमने बात की आपके चहेते ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में क्या फ़र्क है। दोनों जहाज मोरलेस सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ज़्यादा एम्फेसिस है कि हवाई जहाज़ जो है हर तरह के रोल कर सकता है, चाहे वो एयर टू एयर कॉम्बैट हो, चाहे एयर सुपीरियरिटी रोल हो, चाहे एयर टू ग्राउंड अटैक रोल हो, क्लोज एयर सपोर्ट हो, रिकनेसेंस रोल हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल हो या सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल हो। जबकि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में ज़्यादा एम्फेसिस ये होती है कि इन सब रोल के अलावा जो एयर सुपीरियरिटी रोल है, यानी एयर टू एयर कॉम्बैट में वो ज़्यादा माहिर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें दुश्मन के हवाई जहाज को ढूंढने के लिए जो एयर टू एयर रेडार है वो ज़्यादा सुपीरियर हो। इसी तरह से उसमें दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करने के लिए जो एयर टू एयर मिसाइल है वो ज़्यादा सुपीरियर हो, ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाला हो। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया लंबी होती है और जिस तरीके की टाइमलाइन पर इंडियन एयरफोर्स काम कर रही है ताकि उसे जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सके, ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया में जाने से ये लंबाई या ये टाइमलाइन बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि भारतीय वायुसेना अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि 2016 में रफ़ाएल के लिए समझौता हुआ था। 2020 में 5 रफ़ाएल आए और दिसंबर 2022 में कुल 36 रफ़ाएल फ्रांस ने भारत को डिलीवर किए। तो सिर्फ 36 रफ़ाएल को सप्लाई करने के लिए रफ़ाएल 10 को 6 साल लगे। यहाँ बात हो रही है 114 एयरक्राफ्ट्स की। अगर किसी के साथ समझौता होता भी है तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा। तो ग्लोबल टेंडर के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट के लिए भारत सरकार एक ग्लोबल ओपन टेंडर जारी करने जा रही है। इसका फ़ायदा ये है कि दुनिया के सारे देशों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, इसकी दिक्कत ये है कि जब हमारे पास सभी देशों के टेक्निकल बिड आ जाएंगे तो हमारी एयरफोर्स को इन सब जहाज़ों के अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स को और ऑपरेशनल पैरामीटर्स को अलग अलग तरह से आंकलन करना पड़ेगा। ये काफ़ी समय कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पायलट्स को इनमें से हर जहाज़ को उड़ाना पड़ेगा, जिसके लिए या तो हमारे पायलट्स को उन देशों में जाना पड़ेगा या उन देशों को
अपने फाइटर विमान को भारत में टेक्निकल परफॉर्मेंस के इवोल्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा। हाँ, एक शॉर्टकट तरीका भी है जिसमें कि भारत सरकार एग्जिस्टिंग एयरफोर्स रिपोर्ट्स के अनुसार किसी एक देश से एक जहाज खरीदने का निर्णय कर ले। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। इससे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो करीबन सिंगल टेंडर बेसिस पर यानी प्रोप्राइटी बेसिस पर एक ही देश से एक ही तरह के फाइटर विमान के लिए हो जाता है और करीबन 2 से 3 साल का समय बच जाता है। MRFA के ग्लोबल टेंडर की बात सुनकर के फॉरेन वेंडर्स बहुत खुश हैं, जो कि एक तरीके से भारत की तरफ से निराश हो गए थे, क्योंकि भारत ने रफ़ाएल खरीदा और उसके बाद अभी हाल में 2023 में रफ़ाएल M जो कि नेवल वर्जन है उसके लिए भी उसने समझौते पे हस्ताक्षर किए। तो उन्हें ये लगा कि भारत अब रफ़ाएल के अलावा कहीं नहीं देखेगा। लेकिन 114 विमानों के लिए ग्लोबल टेंडर का इशू होना एक तरीके से एविएशन इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। आइए देखते हैं कौन से बड़े बड़े वेंडर्स हैं जो कि एक बार फिर भारत में अपनी कोशिश करेंगे। जाहिर से बात है, इधर रशिया है, अमेरिका की 2 कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और बोइंग है, यूरोपियन कंसोर्टियम है, साब है और रफ़ाएल तो है ही। जब भारत सरकार ने अलग अलग देशों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कोटेशन मंगाए थे तो दुनिया के कई देशों ने रेस्पॉन्स दिया। सबसे अच्छा रेस्पॉन्स रूस से आया, जो कि भारत को सुखोई 35 का एडवांस वर्जन देना चाहता है या सुखोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर देना चाहता है। इसके अलावा रिस्पॉन्स यूरोपियन कंसोर्टियम से आया, जो कि हमें यूरो फाइटर देना चाहते हैं। फ्रांस, जो कि हमें ऑलरेडी रफ़ाएल दे चुका है, वो रफ़ाएल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भारतीय रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिशनल मॉडिफिकेशन करके हमें देने के लिए राजी हो गया है। अमेरिका ने भी रिस्पॉन्स दिया है और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत ज़रूरत के मुताबिक F-16, F-15, F-18 या F-21 फाइटर विमान अमेरिका से ले सकता है। गौरतलब बात यह है कि F-21 फाइटर विमान फिलहाल सिर्फ डिज़ाइन स्टेज में है। ये भारत के लिए सूटेबल भी हो सकता है क्योंकि बेसिक एयरफ्रेम जो है बेसिक इंजन F-16 जैसा है, यानी इजी टू मेंटेन। और दूसरी बात है, अमेरिका ने ये वादा किया है कि वो इस जहाज में F-21 में लेटेस्ट एवियोनिक्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट जो कि उन्होंने F-22 रैप्टर में लगाए हैं या F-35 में लगाए हैं, उनको भी F-21 में लगाकर भारत को देगा। तो भारत के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले भारत सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि राजनीतिक दृष्टि से यानी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कौन सा देश भारत के लिए ज़्यादा उपयोगी, सहयोगी और बेनिफिशियल रहेगा। भारतीय वायुसेना को और ग्लोबल टेंडर को फाइनलाइज करने वालों को एक बात समझनी चाहिए कि हमारे साथ वक्त नहीं है। हमारे फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या दिन पर दिन गिरती जा रही है। हमारे जहाज जो आज इन्वेंट्री में एयरफोर्स के हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और उनको बहुत मुश्किल से साज संभाल करके उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम ग्लोबल टेंडर करें, फिर हर जहाज़ को जाके इवेलुएट करें, उड़ाएं और उसके बाद फाइनलाइज करें। तो बेहतर ये होगा कि जिन जहाज़ों को हमने पहले 2010 में, 2014 में उड़ाया था, फाइनलाइज किया था, उन पर क्यों ना ध्यान दिया जाए। जी हाँ, मेरा इशारा है यूरो फाइटर टाइफून, जिसको हमने फाइनलाइज कर लिया था, लगभग फाइनलाइज हो गया था। रफ़ाएल, जी हाँ,
इसके अलावा जो जहाज़ हैं जो हमें ऑफ़र हो रहे हैं, कुछ उनमें से बैटल प्रूवन नहीं है, कॉम्बैट प्रूवन, कुछ हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, कुछ हम लेना नहीं चाहते। तो एक तरीके से इस भ्रमजाल की स्थिति से निकलना बहुत ज़रूरी है इंडियन एयरफोर्स के लिए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ऑलरेडी चीन में जाकर JF-31 उड़ा रहे हैं। यानी भविष्य में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-31 विमान होने की ज़्यादा प्रबल संभावना है। चीन की एयरफोर्स तिब्बत के ऊपर J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर ऑलरेडी उड़ा रही है। ऐसे में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स चाहती है, उसमें ये बहुत ज़रूरी होगा कि MRFA में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर रेडार हो, जो कि दुश्मन के हवाई जहाज को 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी से ही भांप ले। और MFRA में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी होनी चाहिए, ताकि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की मदद से दुश्मन के हवाई जहाज को 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी से ही शूट डाउन कर सके। इतने सारे ऑप्शंस के साथ हमारे लिए बेस्ट डील क्या हो सकती है, और डील से ज़्यादा कौन सा जहाज हमारे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में फिट होता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट कर सकें। आइए सुने ग्रुप कैप्टन देवनाथ क्या कहते हैं। फिलहाल दुनिया के अलग अलग देश जो भी जहाज भारत को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं, उनमें से रफाल ही एकमात्र ऐसा विमान है जिसको इंडियन एयरफोर्स अच्छी तरह से देख चुकी है, परख चुकी है। अगर फ्रांस रफाल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को इंडियन एयरफोर्स को दे रहा है, तो इससे एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अच्छी तरह से मेकअप हो जाएंगी, क्योंकि इंडियन नेवी भी रफाल के नेवल वर्जन को ले रही है। रेड ओवर ग्रीन ने आपको इस मल्टी बिलियन डॉलर डील की कॉम्प्लेक्सिटीज़ समझाने की कोशिश की, और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताने की कोशिश की कि इंडियन एयरफोर्स के पास टाइम की लग्जरी नहीं है। एक सिचुएशन ऐसी आ रही है और जल्दी आ रही है कि हमारे फाइटर स्क्वाड्रंस की संख्या गिरती जा रही है। तो हमें जल्दी से जल्दी इस प्रोक्योरमेंट को करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर ये 114 हवाई जहाज बाद में भारत में बनते हैं, तो उसके लिए हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर को भी गेयर अप करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।